सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। बड़ा सवाल है, क्या हिजाब धार्मिक परंपरा या प्रथा का हिस्सा है या इसे शैक्षणिक संस्थान में इसकी अनुमति मिलनी चाहिए? ये एक बड़े सवाल थे जो अचानक से हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने पहुंच गए। और अब जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है तो बड़ा सवाल उठ रहा है कि मजहब से ऊपर है कानून, क्योंकि बहुत सारे लोग मजहबी बातें कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल ये मजहबी मामला है और इसका मसला सीधा सीधा उनकी आज़ादी से जुड़ा हुआ है जो उन्हें संविधान ने दिया है, जिसका मकसद ये है कि किस तरीके से धार्मिक तौर पर अभिव्यक्ति की आज़ादी और धार्मिक तौर पर स्वतंत्रता है अपने धर्म के पालन करने की, क्योंकि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश भी है। तो मजहब से ऊपर ये जो कानून है और अभिव्यक्ति की आज़ादी या अपनी धर्म को मानने की जो आज़ादी है, उससे सीधा ये सवाल जुड़ा हुआ है। लेकिन आज जो फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया है उसके विरोध में भी बहुत सारे लोग हैं और उसके पक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं। तो आज हमारा मकसद है थोड़े ही वक्त में इस बात को समझने की कि इस फैसले के क्या मायने हैं कानून की नज़र से और धर्म की निगाह से भी। तो हमारे साथ जो बड़ा सवाल है कि मजहब से क्या ऊपर कानून है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। फैज़ान मुस्तफ़ा साहब हैं, आपने इनको देखा भी है, कानून के बड़े जानकार हैं और संविधान को बहुत कुछ समझते हैं, बहुत समझते हैं। वीसी हैं नालसर यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी इस निगाह से कि कानून ने आज अपनी बात कह दी है और इसे धर्म की अभिव्यक्ति या धर्म को मानने की आज़ादी से वो जोड़ने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने तो एक व्याख्या भी कर दी है कि दरअसल हिजाब धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं है या हिजाब अनिवार्य प्रथा नहीं है, परंपरा तो है, अनिवार्य प्रथा नहीं है। देखिए, मैं क्योंकि संविधान दशकों से पढ़ा रहा हूं, तो जाहिर है कि मेरी पोजीशन ये है कि देश का जो सर्वोच्च कानून है वो तो संविधान है। अब संविधान ने जो नागरिकों के और जो नागरिक नहीं है उनको भी धर्म की स्वतंत्रता दी है, लेकिन इस स्वतंत्रता को संविधान ने पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी और दूसरे मौलिक अधिकारों के अधीन किया है। तो धर्म की स्वतंत्रता संविधान ने बहुत ही उसका एक सीमित दायरा रखा है। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश में धर्म पर चर्चा बहुत होती है, चुनाव भी धर्म पर होते हैं। अब ये इस समय जब स्कूल 2 साल बाद खुले, बेहतर तो ये होता कि बच्चे क्लास में आते और पढ़ते और इस तरह का कोई ऑर्डर ना आता जिस पर कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन मेरी पोजीशन ये बार बार रही है और सबरीमाला के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने उसको कोट किया कि जो धार्मिक मुद्दे हैं उन धार्मिक मुद्दों पर धर्म वाले ही तय करें कि क्या उन्हें करना है। जो लॉ की कोर्ट्स हैं उनको अपने फैसले लॉ पर देने चाहिए। जो कोर्ट्स हैं वो थियोलॉजियंस का और धार्मिक संतों का और धर्म के एक्सपर्ट्स का रोल नहीं टेक ओवर कर सकती हैं। तो जो पूरा एक ये डॉक्ट्रिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया, इसके नतीजे में आज ये है कि धर्म क्या है देश में, ये हमको धर्म नहीं बताते बल्कि अदालतें बताती हैं। और ये जाहिर है कि धर्म के लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। हम ये कह सकते हैं किसी भी मामले में कि आपका धर्म कुछ भी हो, आपके धर्म की कोई अनिवार्य प्रथा भी हो सकती है, लेकिन हम देश के संविधान और रूल ऑफ लॉ के तहत इसकी इजाजत नहीं देंगे। ये बात मेरे हिसाब से बिल्कुल सही होगी। लेकिन हम एक धर्म की व्याख्या करें और उसमें जाके हम तय करें कि क्या चीज उस धर्म की एसेंशियल फीचर है और क्या नहीं है, उसमें मसला यह होता है अभिषेक कि एक तो हम कैसे तय कर सकते हैं, क्योंकि धर्म बहुत सी चीजों को मिला के बनता है। अब हमने ये कह दिया कि कुरान में कोई चीज है तो वो धर्म है, जैसा कि ट्रिपल डिवोर्स में हमने कहा। तो अगर कुरान में दास्ता की प्रथा है तो क्या हम उसको की इजाजत दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इसी तरह इस फैसले में इन्होंने ये कह दिया कि अगर कोई चीज कुरान में है लेकिन उसको करने से गुनाह नहीं होता और सजा नहीं मिलेगी तो वो एक धर्म की अनिवार्य प्रथा नहीं है। और एक पार्टिकुलर ट्रांसलेटर को इन्होंने कह दिया कि साहब हम अब्दुल्ला यूसुफ अली के ट्रांसलेशन पर जाएंगे।
मैं समझता हूं कि ये जी। इस तरीके से धर्म को नहीं देखा जाना चाहिए। अगर हमारा कंसर्न लॉ है तो हमें लॉ पे फैसला देना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि साहब हम आपके धर्म के मुद्दे पे नहीं जाएंगे, ये हमारा स्कूल है, हम समझते हैं कि स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए। मुझे एक अध्यापक की हैसियत से इस बात को जजमेंट में पढ़ के बहुत ताज्जुब हुआ है कि हमारी अदालतें ये इमेजिन नहीं कर सकती कि स्कूल बिना यूनिफॉर्म के हो सकते हैं। बहुत स्कूल ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म के होंगे। इस जजमेंट से मैसेज अभिषेक कंट्रोल का जा रहा है, मैसेज डिसिप्लिन का जा रहा है। और मैं क्योंकि संविधान पढ़ाता हूं और मानव अधिकार पढ़ाता हूं और मौलिक अधिकार पढ़ाता हूं, ये मैसेज लिबर्टी का और स्वतंत्रता का और चॉइस का नहीं। बिल्कुल। मैं एक चूंकि आप एक स्टूडेंट भी हैं लॉ के और लॉ को पढ़ा भी रहे हैं, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या इस जजमेंट में इस बात को दरकिनार किया गया है या इस बात का ख्याल रखा गया है कि दरअसल धर्म की किताबें भी लगातार बदलती रही हैं। कहीं पर कोई चीज अनिवार्य हो सकता है, कोई प्रथा का हिस्सा ना रही हो, लेकिन हो सकता है कि वो उसकी व्याख्या के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप किस तरफ बैठकर देखना चाहते हैं। हो सकता है कुछ धर्मावलंबी इस प्रथा को अपना अनिवार्य हिस्सा मानते हो, कुछ चीजों को पढ़कर वो ये मानते हो कि ये अनिवार्य प्रथा है। तो क्या इससे वो एक कंफ्यूजन या भ्रम की स्थिति पैदा होती है और ये ओपन डिबेट के लिए मसला चला जाता है कि जहां पर लोग अपने हिसाब से ये तय करने लगेंगे कि देखिए ये यहां पर लिखा हुआ है कि साहब इस जगह पे तो लिखा हुआ है कि ये अनिवार्य प्रथा है धर्म की इस किताब में और धर्म की इस किताब में, हो सकता है। तो रेफरेंस का मसला मैं आपको समझना चाहता हूं कि आपने चूंकि जजमेंट पढ़ा है, मैं पूरा जजमेंट नहीं पढ़ पाया हूं, उसके कुछ हिस्से पढ़ पाया हूं, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या एक चुनिंदा रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया गया है। जी जी, मुस्तफा साहब, आपको अगर अच्छा मेरी आवाज है। आ पाई हो तो मैं आपसे समझना चाह रहा था कि हाँ, क्या। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये पूरा जो अनिवार्य रिलीजियस प्रैक्टिसेस का डॉक्ट्रिन है, इस डॉक्ट्रिन की समस्या ही ये है। इस जजमेंट में भी उसमें कोट किया गया है कि कोई प्रैक्टिस अगर आपके धर्म के ओरिजिन के समय थी तभी वो इसेंशियल प्रैक्टिस मानी जाएगी। अभिषेक, मैं यही कह रहा हूं, मैंने लिखा है इस पे बहुत, कि धर्म भी इवॉल्व होते हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो जिस वक्त धर्म आया उस समय नहीं थी। आपको बाइबल की एग्जांपल देता हूं कि बाइबल तो जीसस के जमाने में नहीं आई, उसके 500 साल बाद उसको इकट्ठा किया गया और उसे बनाया गया। तो जो प्रैक्टिस जीसस के जमाने में नहीं थी, क्या हम उसको ईसाई धर्म का हिस्सा नहीं मानेंगे? हिंदू धर्म पे आइए, अगर हमने ये कह दिया कि जो चीज वेदास में नहीं है, 4 वेदों में नहीं है, श्रुतिज में नहीं है, और अगर वो स्मृति में है या पुराण में है, तो हम उसको हिंदू धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं मानेंगे, तो पूरे धर्म की जो स्वतंत्रता है वो बहुत सीमित रह जाएगी। तो ये कह देना कि कोई चीज कुरान में है तो वो अनिवार्य है और कुरान में नहीं है तो अनिवार्य नहीं है, मैं समझता हूं ये बिल्कुल फ्लॉड लॉजिक है। जिस तरह कोई चीज ये कह देना कि वो अगर हिंदू धर्म में होने के लिए उसको वेदास में होना चाहिए, तो आप देखिए कि जो वैदिक गॉड हैं उसमें तो भगवान राम गॉड नहीं है, उनके गॉड तो अलग हैं, उसमें तो इंद्र हैं और अग्नि हैं और हैं उसमें। तो धर्म इवॉल्व होते रहते हैं। ये पूरी प्रोसेस में जिसमें हम हिजाब को कंट्रोल करने चाह रहे हैं, जो लॉ बनेगा इवेंचुअली वो ये हो जाएगा कि अदालत तय करेगी धर्म क्या है, और अदालत अगर धर्म को तय करेगी तो धर्म की स्वतंत्रता बहुत ज्यादा सीमित हो जाएगी। संविधान ने तो उसे ऑलरेडी सीमित किया है, लेकिन हम उसे और सीमित कर देंगे, जो अच्छी चीज नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगर मैं आपसे संक्षिप्त में एक लाइन में इसका लबो लुआब चाहूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं, और मुझे ठीक भी कर दें,
कि अदालत का फैसला तो सही है, लेकिन अदालत ने धर्म के मसले में घुसकर धर्म की व्याख्या के मामले से बचा जा सकता था। उनका केंद्र बिंदु इस बात पर हो सकता था कि धर्म के लिहाज से नहीं बल्कि कानून के लिहाज से और एक स्कूल की के डेकोरम के हिसाब से ये जरूरी है कि सिर्फ स्कूल में ड्रेस पहन के आए और अपने जो धर्मावलंबी हैं या जो धर्म के निशान है, पहचान है, उसको अपने घर पर छोड़ के आए, क्योंकि धर्म वैसे भी आपके घर का मसला है। बिल्कुल सही अभिषेक, जो पूरे आर्गुमेंट पेटिशनर ने लिए मुसलमान लड़कियों ने, वो आर्गुमेंट धर्म के बिना पे लेना बिल्कुल गलत था। ये आर्गुमेंट प्राइवेसी पर और आर्टिकल 19 पर, जो आपका अभिव्यक्ति का अधिकार है और आपकी चॉइस, उस पर रखना चाहिए था। ये जब हम धर्म में आर्गुमेंट ले जाते हैं तो सरकार ने कहा आपके धर्म का हिस्सा नहीं है, अदालत ने कह दिया कि हमने ये देखा और वो देखा और हमारे हिसाब से धर्म का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये कि ये धर्म बहुत एक बड़ी चीज है, बहुत सी चीजों को मिला के धर्म बनता है। उसमें कुछ मैंडेटरी चीजें होंगी, कुछ उसमें रिकमेंडेटरी चीजें होंगी, कुछ डायरेक्टरी चीजें होंगी। तो ये एक पिक एंड चूज जो धर्म का करना है और प्रिविलेज करना है कुछ प्रैक्टिस को दूसरी प्रैक्टिसेस पे, ये मैं समझता हूं धर्म के लिए बहुत बुरा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपको सुनना और संविधान के हिसाब से आपकी समझ को देखना अलग बात होती है, और ये हमने आज समझा कि कानून के लिहाज से ये फैसला सही है। क्या धर्म की व्याख्या में अदालतों को जाना चाहिए, एक बड़ा सवाल है। ये फैजान मुस्तफ़ा साहब कह रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और धर्म के लिहाज से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, महिलाएं खास करके, जो इस प्रथा को चाहती हैं कि ये प्रथा ये उनकी आज़ादी का हिस्सा है, व्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है। तो ऐसे ही दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं। एक वो हैं जो लगातार औरतों की आज़ादी के लिए, धर्म के अंदर औरतों की आज़ादी के लिए लड़ती रही हैं, जाकिया सुमन, फाउंडर मेंबर भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन हैं। और हमारे साथ डॉक्टर अस्मा जहरा हैं, हैदराबाद की हैं, प्रेसिडेंट शरिया कमेटी की अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपने फैजान मुस्तफ़ा को सुना होगा। अस्मा जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अदालत धर्म की व्याख्या में ना जाते, लेकिन जो पिटिशनर्स थे उन्होंने धर्म की व्याख्या के लिए ओपन चीजें रख दी थी अदालत के सामने। वो एक तरीके से गलत था, क्योंकि ये मसला तो कानून के अंदर का मसला था जिसको लेकर अदालत ने अपनी बात कही है। तो आप लोग अब इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक पक्ष है जो ये मानता है कि फैसला सही है और इस लिहाज से भी सही है कि आप धर्म का पालन बाहर करें, पढ़ने के लिए गए हैं आप स्कूल में। अब मुझे लगता है कि कुछ शायद आवाज़ में दिक्कत है पहुंचने में, डॉक्टर अस्मा जहरा पे हमारी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। जाकिया जी, आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, खास करके औरतों की आज़ादी को लेकर। इस मसले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले फैजान मुस्तफ़ा को भी सुना होगा, वो कह रहे थे कि धर्म की व्याख्या से बचना चाहिए, लेकिन कानून के लिहाज से ये फैसला सही है। शिक्षण संस्थाओं से धर्म के जो निशान है वो दूर रहने चाहिए। जी अभिषेक जी, उनकी जो फिक्र थी वो धर्म के बारे में थी, लेकिन मेरी फिक्र जो है वो लड़कियों के शिक्षा के अधिकार के बारे में है और धर्म स्वतंत्र के अधिकार के बारे में भी है। तो एक तरह से कोर्ट ने इसी बात को रीइटरेट किया है जो हम हमेशा कहते आए हैं कि हिजाब धर्म का अनिवार्य प्रथा नहीं है। मैं यहाँ तक कहूंगी कि हिजाब ही नहीं बल्कि बुर्का है या पर्दा है, वो भी हमारे धर्म का अनिवार्य हिस्सा, इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। ये एक पितृसत्ता के चलते एक थोपी गई चीज है और मैं इसको बिल्कुल जरूरी नहीं मानती हूँ। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूंगी कि लड़कियों के साथ हिजाब के कारण डिस्क्रिमिनेशन करना बिल्कुल ही गलत है और बिल्कुल ही असंवैधानिक है, क्योंकि हमारा जो मुल्क है, हमारा मुल्क फ्रांस नहीं है। हमारे मुल्क में धर्म स्वातंत्र का अधिकार के साथ साथ सेक्युलरिज्म की बात की गई है। हमारे मुल्क में जो धर्म है उसको बहिष्कार नहीं किया गया, उसका रिजेक्शन नहीं किया गया, बल्कि मैं ये कहूंगी कि पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं चारों तरफ हमारे देश में धर्म ही धर्म नजर आता है। एक मुख्यमंत्री हैं जो भगवा रंग के कपड़े पहन के अपने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बैठते हैं। कई सारे एमपीज हैं जो पार्लियामेंट में
भगवा कपड़े पहन के बैठते हैं, तो फिर हिजाब वाली लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? अगर क्लासरूम एक पब्लिक प्लेस है तो उतनी ही जाहिर है, उतनी ही पब्लिक प्लेस पार्लियामेंट भी है। तो आपने ये लड़कियों को चिन्हित करके इनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया, ये मेरा सवाल है। हालांकि मैं मानती हूँ कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा बिल्कुल नहीं है, तो मैं ये दोनों चीजें साथ कह रही हूँ। और मैं ये भी मानती हूँ कि ये एक छोटा सा सामाजिक मसला था जिसको लोकल लेवल पे जो वहां पे जो शिक्षा जो संस्थान था उडुपी में, वहीं पे उसको सॉल्व किया जा सकता था, क्योंकि शिक्षा संस्थान में पढ़े लिखे लोग होते हैं, फैकल्टीज होते हैं, टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो सबके बीच में आपसी बातचीत करके संवाद करके इस मसले को वहीं हल कर सकते थे। लेकिन बजाय उसको पूरी तरह से पॉलिटिसाइज कर दिया गया और दोनों तरफ से लोग ऐसे जुट पड़े उसमें अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए। और यहाँ जो लड़कियों के शिक्षा का मामला है, जो कि सबसे अहम मामला है, उसको दरकिनार कर दिया गया। तो ये कुछ मतलब हमारे देश में एक धर्म की राजनीति जो चल रही है और ध्रुवीकरण की जो राजनीति चल रही है, उसके चलते ये पूरा मामला एक तरह से इसकी घटना घटी है और ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं मानती हूँ इसमें कोर्ट का बहुत लिमिटेड रोल है। ये एक बहुल विचार लेकिन और बहुल कोर्ट में जो अदालत, जी बिल्कुल, तो ये आपसी मनमिलाप से सुलझाने वाली बात है। धर्म की व्याख्या में भी गया है, और जो धर्म की व्याख्या का जो सवाल है, चूंकि धर्म बहुत बड़ी चीज है, उसमें अलग अलग व्याख्याएं होती रहती हैं, अलग अलग किताबों के रेफरेंस आप किस तरफ खड़े होना चाहते हैं, किस तरफ से देखना चाहते हैं, वो भी बड़े सवाल हैं और उनको इतनी जल्दी छोटी बहसों में खत्म भी नहीं किया जा सकता। आप दोनों हमारे साथ बने रहे हैं। डॉक्टर अस्मा जहांगीर भी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो ब्रेक के बाद उनसे भी बात करेंगे। आप भी बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभी जुड़े रहने के लिए। तो सवाल इंडिया के में हम लगातार बात कर रहे हैं कि क्या मजहब का जो मसला है वो कानून से ऊपर नहीं है, ये बिल्कुल साफ हो चुका है, और क्या अदालतें अब जो धर्म की प्रथाएं हैं और कौन सी चीज़ें अनिवार्य प्रथा का हिस्सा हैं या कौन सी प्रथाएं अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है, ये क्या वो परिभाषित करेंगी। ये एक बड़ी चीज़ है जो अब खुल रही है इस फैसले के साथ। हमारे साथ डॉक्टर अस्मा जहर हैं। अस्मा जी, आपसे पहली प्रतिक्रिया इस फैसले पर, और ये भी कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य प्रथा नहीं है, इसको लेकर कई सारे स्कॉलर्स के बीच में अलग अलग राय है, और अदालतें अब क्या ये तय कर पाएंगी कि कौन सी प्रथा अनिवार्य है, कौन सी प्रथा नहीं है। आज का ये जो कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, यहाँ पर पूरी तरीके से कोर्ट्स ने अक़लियतों के, माइनॉरिटी के हुकूक को अपहोल्ड करने में पूरी तरीके से नाकामी जाहिर की है, जिससे पूरी मुस्लिम समाज में मायूसी और बहुत ज्यादा गम और अफसोस है। मजहब में कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी अनिवार्य है, ये सब चीजें तय करना अदालतों का काम नहीं है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर है, वो पूरी तरीके से मजहब पर अमल की आजादी देता है। जब कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, बहस में ये बात बताई गई थी कि जो माइनॉरिटी है उनके राइट्स के लिए अदालतों को इंसाफ का मामला करना चाहिए, जस्टिस का मामला करना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि बजाय इंसाफ देने के यहाँ पर मसलों को और ज्यादा मुश्किल बना दिया जा रहा। यहाँ 6 लड़कियां हैं जो अपनी तालीम हासिल करना चाहती हैं, उसके मुकाबले में एक पूरी हुकूमत है जिन्होंने एक ऐसा जियो जारी किया है, और इस जियो को चैलेंज करके अब ये स्टूडेंट्स जाती हैं अदालत को, तो अदालत भी उसी बात को अपहोल्ड करता है जो स्कूल प्रिंसिपल की बात है, यानी कि स्कूल कॉलेज लेवल के प्रिंसिपल के दिमाग से लेकर आगे सतहों तक हर जगह जो एक खास एजेंडा जारी है। ये बहुत अफसोसनाक मेजॉरिटेरियनिज्म है जो पूरे मुल्क में मुसलमानों को। लेकिन मुझे आप एक बात अगर बताएं कि नहीं, आप इसको धर्म के चश्मे से देख रही हैं, लेकिन एक चश्मा तो फैजान मुस्तफा साहब कह रहे हैं, वो ये कि लॉ के हिसाब से बात अगर कानून की है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। एक शैक्षणिक संस्थान या तमाम शैक्षणिक संस्थान अपने कायदे कानूनों से चल सकते हैं और आप अपने धर्म का पालन करते रह सकते हैं, आप अपने घर पे कर सकते हैं, सार्वजनिक जगहों पे कर सकते हैं, लेकिन स्कूल वो जगह नहीं है। और अगर उसके कानून कायदों में ये नहीं है कि आप उसके कानून कायदों में लिखा हुआ है या वो बनाना चाहते हैं कि आप हिजाब पहन कर ना आए, तो फिर उसका आपको पालन करना होगा।
हाँ, यहाँ पर बात ऐसी नहीं, बात ये है कि हमारे देश में जो मुख्तलिफ धर्म हैं उन सबकी एक पहचान, और हमारे धर्म की जो पहचान है, जब से एकेडमिक ईयर शुरू हुआ था लड़कियां हिजाब पहनकर क्लासेस अटेंड करती थी, अभी भी कर रही कई अलग दूसरे कॉलेजेस में। ये जो सोच है ना कि मुसलमानों को तालीम से रोकना, और ये एक्सरियती जो एक तरह से मेजोरिटेरियनिज्म है, ये है जो हर जगह ना सिर्फ इंतजामिया की तरफ से गेटों पर सैफरन शॉल डालकर जिस तरह आके रोक रहे थे, ये मंजर सबने देखा है। तो इससे बात वाजे है कि मुसलमान तालीम में आगे ना बढ़ें, उनमें रुकावटें हों, और इसके लिए अगर अदालत भी जाकर नहीं रहा है अपने इंसाफ मसला सिर्फ और सिर्फ किसी एक धर्म तक सीमित नहीं रहा है। उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि तमाम धार्मिक पहचानें, अगर एक स्कूल का प्रबंधन या स्कूल के राज्य की सरकार तय करती है कि स्कूल वो जगह है जहां पे आप धार्मिक पहचानों को बहुत तरीके से उनको पहचानों को पहनकर ना जाएं, तो इसमें कहां आपको बात नजर आती है कि धर्म के मसले में टांग अड़ा रही हैं अदालतें या सरकारें? मैं आपसे समझना चाहता हूं। जी, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि स्कूल, कॉलेज या कोई भी गवर्नमेंट स्पेस में अगर आप ये कहते हैं कि कोई धार्मिक चीज ना हो, तो ये बात भी कही गई है कि कई पूजा पाठ होते हैं वहां पर, और कोई दूसरा समाज उसे बुरा नहीं मानता है। हम वैसी सोसाइटी नहीं है जहाँ दूसरों को बर्दाश्त न करें और दूसरों की धार्मिक प्रथाओं को हम नफरत से देखें। हमारा हिंदू समाज जो, हमारा हिंदुस्तानी समाज जो है वो एक प्लूरल समाज है। वहां पर अगर कोई सिख अपने सर पे टर्बन पहनता है, कोई क्रिश्चियन औरत अगर वैसा ड्रेस पहनती है जैसे उनके मजहब में जरूरी है, हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट और रिगार्ड करते हैं। ये जो राइट विंग आइडियोलॉजी मसला, देखिए मसला वहीं पर फंसा हुआ है। आप इसको अपनी आजादी के सवाल, अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ रही हैं या धार्मिक आजादी से जोड़ रही हैं? क्योंकि फैजान मुस्तफा साहब जो संविधान के जानकार भी हैं, उनका कहना है कि धार्मिक आजादी का जो मसला है उसमें जो सीमाएं हैं वो संविधान ने भी तय की हुई हैं। हमारे साथ भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की संस्थापक जुड़ी हुई है। जी, अगर सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी भी नहीं, पब्लिक मोरालिटी का तो सवाल ही नहीं उठा। नहीं, वो तो सवाल नहीं था। अदालत के सामने तो सवाल अलग थे। जाकिर जी, जो बड़ा सवाल है वो ये कि जो सरिया कमेटी के अध्यक्ष जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, वो ये कह रही हैं कि इसको धर्म के लिहाज से वो उसको धार्मिक आज़ादी और धार्मिक आज़ादी के साथ उसको एक्सप्रेस करने की, यानी अभिव्यक्ति करने की आज़ादी से जोड़ रही हैं। जबकि मसला सिर्फ और सिर्फ इस बात तक हो सकता था कि ये कानूनन है या नहीं है। देखिए, अगर यही बात जो हम कर रहे हैं ना कि ये धार्मिक इसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं, ये जो इन्होंने आर्गुमेंट लिया पेटिशनर्स ने, वो शायद सही मोड ऑफ आर्गुमेंट नहीं था। उनको अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर सकते थे, प्राइवेसी की बात कर सकते थे, और जो कि वो अभी लगातार जो स्टेटस को है अब तक वो पहनते आई हैं स्कूल्स में और क्लासरूम्स में, तो वो सारी बातें वो कर सकते थे। तो ये इसेंशियल प्रैक्टिस की बात उठा के फिर ये पूरा एक विवाद खड़ा हो गया। और अगर जाहिर सी बात है, अगर इसेंशियल प्रैक्टिस थी तो ये तो हिजाब तो इंडिया में और भारतीय जो उपमहाद्वीप है, साउथ एशिया, पूरा दक्षिण एशिया है, इसमें पिछले 25-30 सालों में ही आया है। हमारी नानियां दादियां हिजाब नहीं पहनती थी, तो वहां वो उनका वो आर्गुमेंट वहां गलत हो गया। उनको अपना उनके पास और राइट्स थे संविधान के दिए हुए, जिन पे वो बराबर, जैसे मैंने कहा कि ये वो इंसिस्ट कर सकती थी कि हमारे साथ ही डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन का आर्गुमेंट आप ले सकते और यही सवाल, यही बात मुस्तफा ने भी कही। आप अपनी छोटी सी बात कह दीजिए जाहिद जी, फिर उसके बाद ब्रेक का वक्त है। आसमा जी माफ करिए। जी, वहां पे जितनी पेटिशनर्स गई थी उसी बेसिस पर गई थी कि उनका फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस है, उनका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, उनका फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, और हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कोई एसेंशियलिटी वाली बात हो, क्योंकि कोर्ट्स का ये काम नहीं है कि कौन सी चीज धार्मिक है या नहीं ये तय करे। लेकिन कोर्ट्स ने जो एक माइनॉरिटी की राइट को अपहोल्ड करना चाहिए वो नहीं किया, और मेजोरिटेरियनिज्म जिस तरह से उसको शायद मुझे लगता है कि आसमा जी आपके पास शायद थोड़ी सी कमी होगी इस बात की, क्योंकि अदालत में जो सवाल पहुंचे हैं उसके आधार पर यह फैसला लिया गया था कि और बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य प्रथा
है और इसी के चलते उसकी अनुमति मिलनी चाहिए थी। जी ये 1400 साल से और है, इसके ऊपर ही फैसला ज्यादातर जी ये 1400 देखिए साल से ये सवाल बहस का हो सकता है और ये कोर्ट के ये धर्म का सवाल अगर अदालत में लेके जाएंगे तो अदालत के पास ऐसी बहुत सारी आजादी होगी कि वो किस रेफरेंस से आपको देखना चाहते हैं, किस रेफरेंस से वो पढ़ना चाहते हैं। आज आपके हिसाब से वो पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहिए, ये बड़े सवाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और देखिए यही बड़ा सवाल है। एक जो मेहमान हैं वो पर्दा नशी होने की वकालत करती हैं, एक मेहमान थी जो हमारे साथ अभी जुड़ी हुई थी सुमन जी, वो लगातार बुर्का और पर्दा के खिलाफ रही हैं। तो यही एक बड़ा सवाल था कि आखिरकार महिलाओं की आज़ादी कहाँ पे छुपी हुई है, पढ़ाई में छुपी हुई है या उन सवालों में छुपी हुई है जिनको आज अदालत ने बताने की कोशिश की है। वक्त एक ब्रेक का।